यहाँ जो मेरा विषय है स्वतंत्र दलित महिला आंदोलन की आवश्यकता, दलित महिलाओं के स्वतंत्र आंदोलन की आवश्यकता, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो यहाँ सभी सत्र आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही विशेष मुद्दों पे बात हुई है और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ विषय निश्चित किए हैं। यहाँ जो सभागार में उपस्थित लोग हैं, चाहे उम्र में छोटे हों बड़े हों, सभी जागरूक हैं, जानते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारी प्रगति के लिए क्या ज़रूरी है और हमने क्या जानना ज़रूरी है, हमें किस बात की जानकारी, सभी प्रकार की बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो जब हमारे समाज के नेता जागरूक हैं तो वह समाज को सही दिशा निर्देशन देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं और उसी का फल है कि अम्बेडकरवादी जो समाज है बहुत प्रगति कर चुका है, कर रहा है, कर चुका है। आज किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी बड़े संस्थान में जाएंगे, जो टेबल के सामने पट्टियाँ नेम प्लेट लगी होती है तो हमारे अपने लोग होते हैं, देखकर बहुत खुशी होती है। तो हमारी महिलाएं इस समाज की प्रगति में कहाँ हैं? सबसे पहले तो मैं जो संचालिका प्रियदर्शनी बेटी है उसका, प्रियदर्शनी यानी बहुत सुंदर तो इसको हम सिंबल मान लें, एक प्रतीक मान लें कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं भी अब समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। और महिलाएं, अम्बेडकरवादी समाज की महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर और भाईचारे के साथ और बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ वे अपने जीवन के मार्ग पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन हमारी जागरूक महिलाओं की कितनी संख्या है, कितने परसेंट हैं ये बुद्धिवादी महिलाएं जो बहुत आगे बढ़ गई हैं, जागरूक हो गई हैं और अपनी उन बहनों को भी जागरूक कर रही हैं जो अभी पीछे हैं। मैं स्वयं मध्य प्रदेश में जन्मी हूँ, 1954 का मेरा जन्म है। उस समय मध्य प्रदेश में हमारे समाज के लिए, दलित अछूत समाज के लिए अंधेरा ही अंधेरा था। गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया था, हरिजन आंदोलन, उसके तहत तो हम और भी गुमराह थे कि हरिजन बन के हम उनके बंदर बन के रह गए थे, मूक बधिर जो गूंगे हैं, जो सुन नहीं सकते, सही मत सुनो, सही मत बोलो, सही मत देखो, इस तरह का उनका जो संदेश था। वो कहते ना, सत्य ही देखो और सत्य ही कहो, वह हमारे लिए उलट बात थी, यानी विपरीत बात थी। ऐसे माहौल में जन्मी और बीए की परीक्षा देने के बाद जब मैं नागपुर आना हुआ, और वह कारण था कि विवाह, नागपुर आना यानी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पटाक्षेप था कि जीवन का एक पर्दा उड़ जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तो वह बीए करने का तो सब डिग्री कागजी थी, लेकिन जब मैंने महाराष्ट्र की भूमि में कदम रखा तो सबसे पहले मेरे पति ने मुझे डांटा था किस बात पर कि बहू है, ससुराल में आई है तो कम से कम 2 हाथ लंबा घूंघट तो उसका होना ही चाहिए। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, घूंघट और बहू एक दूसरे के पर्याय हैं। और जब मैं अपना लंबा घूंघट लेकर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से उतर रही थी तब पति ने कहा, ये क्या तमाशा है। मैं सोचती रह गई कि एक नवविवाहिता बहू जो अपने ससुराल के घर में कदम भी नहीं रख पाई है और पति की डांट खा रही है, बड़ा दिल को ठेस लगी थी। लेकिन कभी कभी ये ठेस हमें सही मार्गदर्शन करती हैं और तभी मैंने समझा था कि वो मध्य प्रदेश का माहौल अलग था, अब मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो एक महिला के जीवन की कथा मैं अपने ऊपर ही, अपने अनुभवों से, अपने विचारों से ही बता रही हूँ कि कैसे शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जन्मी एक ऐसी लड़की जो गांधीवादी विचारधारा के माहौल में ही पली बड़ी थी और बाद में जब नागपुर आती है और यहाँ आने के बाद एक नया माहौल देखती है। नागपुर में उस समय समता सैनिक दल का आंदोलन चल रहा था, 1974-75 की बात है, 75। और उस समय दलित पैंथर अपना बड़े आक्रोश के साथ अपने कार्यक्रम ले रहे थे
और हमारी जागरूक दलित महिलाओं ने अपनी अलग अलग संगठन बना रखे थे और वे महिलाओं को जागरूक करने के लगातार कार्यक्रम ले रही थी। तो ये महिला आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है कि दक्षिण में, खासकर केरल में ये जो आंदोलन चला था और सामंत वर्ग का कितना उत्साह था कि वे चाहे जो दलित महिला, अछूत महिला के साथ बुरा व्यवहार या आपत्तिजनक हरकत कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने वो भावना कभी आने ही नहीं दी जिसको हम सामाजिक समानता की बात करते हैं। हमारे संविधान में लिखित रूप में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। समान, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी समाज कानून के सामने समान हैं। लेकिन किन लोगों को समानता मिलती है, कब यह समानता मिली है? जब मानसिकता में यह बात अभी भी भरी हुई है। जब खेरलाल जी का हत्याकांड होता है, सुनीता और प्रियंका की हत्या की जाती है इसलिए कि वो दलित समाज के थे। और इसी तरह जो हाथरस जिले की मनीषा वाल्मीकि की सरेआम रेप करना और हत्या कर देना और बिना उसके माँ बाप को सौंपे स्वयं ही उसका दाह संस्कार कर देना, ये हमारे दलित समाज में स्त्रियों का इतना बड़ा अपमान और ये है अत्याचार है। ये घटनाएं समाज को जागरूक करती हैं कि अभी भी चेत जाओ, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर की घटना, उसको भी अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में है कि दलित आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। तो हम महिलाएं, स्त्रियां जो समाज की माँ बहनें हैं, ऐसी महिलाओं का इस तरह सरेआम उनको नंगा करना और उनका अपमान करना, ये पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और कई लोगों ने इस पर अपनी कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं। लेकिन कविता और लेख के बदले जो लोग मैदान में आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं महिलाओं की शक्ति के लिए, ताकत के लिए, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो स्त्रियों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो देन है, उसके पहले तो सवर्ण समाज के संपन्न घर की महिलाएं जो घर में पर्दे में रहती थी, उनके दुख पर्दे के अंदर ही होते थे। और हम जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे और सरेआम जिसका अपमान और शोषण होता था, ऐसे लोगों को किसने संरक्षण दिया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। और जो हिंदू कोड बिल बन गया है, उसी ने महिलाओं को इतना सबल बना दिया है कि आज वह हर लड़की जिसके घर में शोषण होता है, घरेलू हिंसा होती है, पति के द्वारा जो शोषित पीड़ित की जाती है, वह अपने अधिकार की लड़ाई कानून के द्वारा खुद लड़ सकती है। मेरी अपनी बेटी की बात मैं कहती हूँ कि पुणे में जिसकी शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद दहेज मांगने का जो दुस्साहस उन लोगों ने शुरू कर दिया, और दहेज के साथ हमने कहा कि हमने तो किसी बेटी को दहेज नहीं दिया और हम बिना दहेज की शादी की थी, हम किसी को 5,000 रुपये भी नहीं देंगे। और इसके बाद बेटी के साथ प्रताड़ना शुरू हुई और बेटी को मायके भेज दिया गया। हमने भी केस कर दिया, 50 लाख का दावा ठोक दिया कि चलो शादी तोड़ना है, दे दो 50 लाख, हम खुशी खुशी तलाक दे देंगे। तो कई चक्कर उनके ऊना से नागपुर लगे, लेकिन बेटी की भी उम्र बढ़ रही थी और ये सब देखते हुए बीच का समझौता करके वह तलाक हुआ। आज मेरी बेटी दूसरी जगह बहुत सुखी है और खुश है, सब बात से अच्छी है। तो यह जो न्याय की ताकत मिली है महिलाओं को, जो अपने शोषण, अपने अत्याचार का जवाब देने की ताकत मिली है, तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही मिली है, हिंदू कोड बिल के द्वारा ही मिली है। बाबा साहब अंबेडकर को कितना कष्ट उठाना पड़ा था विधि मंत्री रहते हुए, जब उनका हिंदू कोड बिल नेहरू जी के कारण पास नहीं हो रहा था और उन्हें विधि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे मसीहा हैं, महिलाओं के संरक्षक, जिन्होंने महिलाओं को जीना सिखाया है। 1942 में नागपुर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ली गई थी। बाबा साहब अंबेडकर ने
कि अपनी महिलाओं को, दलित समाज की महिलाओं को जागरूक करने के लिए कितने आत्मीयता से उन्हें समझाया था कि हमें कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों का पालन किस रूप में करना चाहिए, हमारे बच्चे समाज के जागरूक नागरिक बने। तो यह महिलाओं ने किया। और फिर महिलाओं ने जब महाड़ का आंदोलन चल रहा था और पानी लेने का बाबा साहब अम्बेडकर को जितना संघर्ष करना पड़ा, उसी के फलस्वरूप मनुस्मृति 1927 में जलाई गई थी। यह दलित समाज के अपमान का ये प्रतिशोध था। इसके साथ ही महिलाओं को जो पूरी तरह से दासी के रूप में, दासता की बेड़ियों में जकड़ने वाली जो स्थिति बनाई गई है मनुस्मृति के द्वारा, उस मनुस्मृति को महिलाओं ने जलाकर मनुस्मृति से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अपने बंधनों से मुक्त होने का एहसास किया था। तो यह ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही दी थी। तो अभी हम एक बात कर सकते हैं कि शहरों की महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं दोनों में अभी भी अंतर है, क्योंकि हमारे बहुत संपन्न लोग कहते हैं गांव की ओर चलो, गांव की संस्कृति बचाए रखो, हमारी भारतीय संस्कृति गांव में है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा गांव छोड़कर शहर की ओर चलो, क्योंकि गांव जातिवाद के गढ़ हैं, ये जाति को सुरक्षित रखते हैं। इन गढ़ों को छोड़ देंगे, शहरों में हम नए नए काम अपनाएंगे और पूरे तरह समाज से मिलकर अपने सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम शहरों में तो आ गए हैं, लेकिन कई बार हमारी महिलाओं को दो प्रकार का संकट झेलना पड़ता है। एक तो सबसे पहले घर में घरेलू हिंसा, दूसरा समाज में सामाजिक हिंसा जो सवर्णों से प्राप्त होती है और घरेलू हिंसा जो अपनों से प्राप्त होती है। मेरा उपन्यास है वह लड़की, और वह लड़की में 7-8 किरदार हैं महिलाएं, किस तरह हर महिला के साथ किस तरह के व्यवहार होता है, चाहे वह सास हो, ननद हो, पति हो। तो ये जो व्यवहार है वह जाता ही नहीं है। पता नहीं क्यों बहू को, पत्नी को अपने पैरों की दासी, अपने पैरों की जूती मान लिया जाता है, चाहे जब कुचलते रहना, कभी आगे बढ़ने नहीं देना। ये पुरुष मानसिकता। हम तो यह भी कहते हैं कि दलित पुरुष जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने समानता के अधिकार मांगते हैं, ऐसे दलित पुरुष भी कई बार अनजाने में अपने घर की महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं। मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब अपने ही पुरुषों के द्वारा अपना शोषण या आगे बढ़ने से अवरोध पैदा करने की बात होती है, तो वो सच्चाई है, समाज के सामने आना चाहिए। और मैंने लिखा क्योंकि मैं घर की प्रताड़ना से उसका जवाब नहीं दे पाती थी। यह बात समाज के सामने आना चाहिए कि कोई पुरुष जो समाज सेवी है वह अपनी पत्नी को आगे बढ़ने से रोकता है, तो यह गलत है और गलत बात का जवाब देना हर महिला का फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो यहाँ ग्रामीण महिलाएं, शहर की महिलाएं, उसी तरह हम देखेंगे उत्तर भारत की महिलाएं, दक्षिण भारत की महिलाएं। तो उत्तर भारत में शिक्षा की कमी है, संगठन की कमी है। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा शिक्षा है, महिलाएं स्वावलंबी हैं। लेकिन मानसिकता ये है कि दक्षिण भारत में जो दहेज दिया जाता है बेटी उसी के कारण भारी हो जाती है। एक बेटी पैदा हो गई, लोग दूसरे संतान की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर दूसरी बेटी हो गई तो हम उसको दहेज में कैसे देंगे। और बेटियों का दहेज 100 तोला 200 तोला सोना इस तरह दिया जाता है। गरीब और दलित परिवारों में भी। मैं केरल में गई, वहाँ मैंने बड़े बड़े पोस्टर में बहुत सारे गहने लादे हुए महिलाओं के पोस्टर देखे। मैं बहुत हैरत में पड़ी कि भाई ये तो पूरी दुकान है, इतना सब प्रकार के गहने एक ही महिला को पहना दिए गए। तो वहाँ के लोगों ने यह कहा कि ये तो आम बात है, इतना सोना पहन के यहाँ की लड़कियाँ ससुराल जाती हैं, और जिस लड़की के माँ बाप सोना नहीं दे सकते उनका क्या होता है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। अक्सर दक्षिण की महिलाएं उत्तर भारत में आकर नौकरी करती हैं और यहीं कहीं फ्रेंड बनाकर, फ्रेंडशिप के माध्यम से शादी करके फिर वो अपना जीवन यापन करती हैं। तो ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इसका उपाय यही है कि दहेज का विरोध करना चाहिए। समतावादी समाज
जहाँ स्त्री और पुरुष भी बराबर होना चाहिए, बेटी और बेटा भी बराबर होना चाहिए। तो ये बेटा और बेटी बराबर होने की बात तभी आएगी जब प्रत्येक परिवार में बेटियों को पैदा होने के पहले ही सम्मान दिया जाएगा। अक्सर कन्या भ्रूण हत्या ये बहुत लंबे समय तक चला है। अभी तो कानून बन गया कि ये वारसन कन्या का नहीं किया जाएगा, ये अपराध है, लेकिन फिर भी गुपचुप रूप में ये सब काम होता है। और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारे समाज का जो बैलेंस है, पुरुषों की संख्या और उसके समानांतर स्त्रियों की संख्या कम हो गई है। तो यह कन्या की हत्या जन्म के पहले करना या जन्म के बाद उनको उपेक्षित रखना, यह समाज के लिए गलत है। और समाज जागरूक होगा तभी इस बात को समझेगा कि हमारी एक बेटी या दो बेटी वही हमारे लिए सूरज और चांद होना चाहिए। तो यहाँ मैं कहूँगी जागरूक बहनों की जिम्मेदारी है कि वह अपनी उन बहनों को जागरूक करें जो अभी डर रही हैं, कमज़ोर हैं या जानती नहीं हैं। और धर्मांधता, कर्मकांड, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी रूढ़ियाँ हैं जो महिलाओं को कुंठित रखती हैं, उनके छोटे से कटघरे से बाहर निकलने नहीं देती हैं। पति की उम्र के लिए, बेटे की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपवास रखना, व्रत करना, अपने शरीर को कष्ट देना, स्वयं को कमज़ोर बनाना। पहले ही तो वो अबला होती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो क्या जवाब देंगी, क्या सवाल करेंगी और क्या आंदोलन में भाग लेंगी। तो महिलाओं की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हमारी महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। स्त्री मुक्ति आंदोलन, स्त्री मुक्ति मोर्चा हर शहर में, गांव में बने हुए हैं। और इसमें कुछ महिलाओं का नाम मैं बताऊंगी कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो दक्षिण प्रांतों की दहेज प्रथा, उत्तर प्रांतों में शिक्षा की कमी, स्वावलंबन की कमी और साथ ही महिलाओं में साहस की कमी। जब मैंने आत्मकथा लिखी, लोगों ने कहा कि सुशीला टागोरे जी, आपने इतनी हिम्मत कैसे की? आपके पति घर में हैं और आप अपनी आत्मकथा में घर परिवार सारी बातों को बता रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं केवल एक स्त्री नहीं, मैं मूवमेंट की कार्यकर्ता हूँ, मूवमेंट यानी आंदोलन की कार्यकर्ता हूँ। और मैंने मंचों से महिलाओं के वेश्या उत्पीड़न और हिंसा की बातों को सुना है। तब मैं सोचती थी कि ये महिलाएं कितनी गलत हैं, अपनी घर की बातों को मंच से बता रही हैं। लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि जो अन्याय करता है, अन्यायी है, वह गलत है और गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वह घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो। तो आज दलित महिलाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर बहुत आगे बढ़ गई हैं, बहुत समझदार हो गई हैं। और जाति तोड़ो समाज जोड़ो, नागपुर से ही ये बात हो कि हमारी जातियाँ, उपजातियाँ जो अदर कास्ट है, मांग, बसोर, खटीक, वाल्मीकि या और अन्य जातियाँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक सामाजिक रिश्ते में बन जाएं और सभी मिलकर एक बड़ी शक्ति बने। केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों ने भी महिला आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए। स्त्रियों का स्वतंत्र आंदोलन हो, स्त्रियों का नेतृत्व हो, पूरे समाज का सहयोग प्राप्त हो, तभी दलित महिला आंदोलन सफलता से आगे बढ़ सकेगा। वो जो आरक्षण की बात है ना, कि जो समाज कई सदियों से शोषित पीड़ित रहा है, उसको सहयोग की ज़रूरत है। हम महिलाएं भी, पता नहीं चलता, घर की देवी बर्तन मांजते जीवन निकाल देती है, पूरा जीवन सेवा में निकाल देती है, ना कुछ पढ़ पाती है, ना अपने अधिकार की बात समझ पाती है। ऐसी महिलाओं को जागरूक बनाना पूरे समाज का काम है। महिलाओं को उनका अधिकार देना और साथ ही महिलाओं को बराबर से साथ लेके चलना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अभी मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि वह अपना डिस्कशन स्टार्ट करें। तो इस पैनल का टॉपिक है कास्ट इन प्राइमरी एजुकेशन एंड मच नीडेड रिफॉर्म। प्राइमरी एजुकेशन में कास्ट क्या रोल प्ले करती है और उसमें किस प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है, इस मुद्दे पर हमारे दो पैनलिस्ट हमारे सामने अभी चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले सत्येंद्र कुमार सर जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए जोरदार तालियाँ। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? अभी कुछ दिन पहले मैं कई जगह बात करता रहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि बात पूछते हैं कि ये कब तक, मतलब इतनी
सुबह से लेकर अभी तक बातें हो रही हैं कि इतनी त्रासदी है, इतनी समस्या है, लोग पूछते हैं ये कब तक रहेगा। तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि थोड़ा और इंतज़ार करिए। आज़ादी के बाद से 1950-55 के बाद से अभी पहली ही और दूसरी पीढ़ी तो आई है, कुछ 7-8-10 पीढ़ियाँ आ जाने दो, तब शायद बदलाव और दिखाएंगे। अभी तो दूसरी या तीसरी मुश्किल से चला रहे हैं हम लोग। तो यही सच्चाई है कि हम अपनी दूसरी, पहली मुश्किल से क्रॉस कर रहे हैं, दूसरी या तीसरी में आए भी नहीं है, उस पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी पीढ़ियाँ बन रही हैं वो पीढ़ियाँ क्या बाबा साहब के सपनों को, सावित्रीबाई फूले के सपनों को, या हमारे ऐतिहासिक आंदोलन के सपनों को समझ पा रही हैं, जी पा रही हैं, नहीं पा रही हैं। मैं ये सवाल इसलिए भी उठा रहा हूँ, महाराष्ट्र और आंध्रा और तमिलनाडु ये सब का सौभाग्य होगा कि यहाँ सामाजिक आंदोलन ज़्यादा रहे हैं। मैं नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी राज्यों में काम कर रहा हूँ और सब जगह जा कर के मैं घूमता हूँ और देखता हूँ। मुझे आश्चर्य लगता है और दुख भी होता है कि इस आंदोलन को अभी भी जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के जो युवा साथी आ रहे हैं, जो 15 साल के, 16 साल के, 12 साल के युवा साथी हैं, 18 साल जो अपनी जीवन में जा रहे हैं, वो अभी भी इन ऐतिहासिक आंदोलनों के बारे में समझ विकसित करने के लिए किसी की तलाश में है कि कोई और आए और बताए। इतना उनको पता है कि शिक्षित होना है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा ही हमको अपने गरीबी के जाल से निकाल सकती है। ना सुबह से पैनल बात कर रहा है, न ज़मीन है, न पूंजी है, न कोई सामाजिक नेटवर्क है, तो है क्या? शिक्षा के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने गरीबी और अपने जाति, अपनी गरीबी के कुचक्र से और जाति के कुचक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। बट ये एजुकेशन क्या, जो स्कूली शिक्षा है या कॉलेज की शिक्षा के अलावा जो हम जो शिक्षा कहते हैं, हमारे आंदोलन की शिक्षा, बाबा साहब के सपनों की शिक्षा, वो जा पा रही है क्या? और मुझे लग रहा है कि वहाँ बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर सोचने की, उसके ऊपर काम करने की। हम सब उसी पे काम करते हैं। पिछले 15 साल से हम लगभग 8 से 10 हज़ार युवाओं के साथ, एडोलेसेंस मतलब आप 12-15 साल से लेकर के 20-25 साल तक के युवाओं और बच्चों के साथ हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये पीढ़ी अपने समाज के लिए रोल मॉडल के रूप में आगे निकले। हमने ये बताया, हम ये कहना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पीढ़ी पे काम करने की ज़रूरत क्यों है, और क्योंकि एक आंकड़ा है कि जैसे मैंने बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट होगा नहीं होगा, वो सब बात है। हर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हर जाति में आप जा कर के बात कर लीजिए, एक चीज़ तो तय है, उनके अंदर क्लैरिटी है, समझ है कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है, हम आगे निकल सकते हैं। तो वो करते क्या हैं? बच्चों का नामांकन तो जरूर कराते हैं, स्कूल में भेजते तो जरूर हैं। समस्या कहाँ है? आज एनरोलमेंट 100% है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल भेजते हैं। पहली चीज़ माँ बाप ये करते हैं कि स्कूल जाओ, नाम लिखा के चले आते हैं। लेकिन होता क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है दैट 100 चिल्ड्रेन गेटिंग इनटू एजुकेशन सिस्टम, आउट ऑफ देम 72 to 75 ड्रॉप आउट बाई 10th ग्रेड। मतलब उसमें से 75 10वीं क्लास में बाहर हो जाते हैं। लड़कियों की संख्या 80+ है जो बाहर हो जाती हैं शेड्यूल कास्ट समुदाय की। और जब 2 साल और, जिसको आप +2 बोलते हैं, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट काउंसिल बोलते हैं या सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, वो 2 साल और गुजारते हैं, तो वहाँ पे जा कर के और 15 बाहर हो जाते हैं, लड़कियाँ और लड़के। बच कितने जाते हैं? 10 से 12 जो ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं। और आप जितने लोग जो यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वही 10-12 लकी लोगों में से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने ही लकी लोग हैं। तो सिस्टम जो है हमारा शिक्षा का, वो फिल्टरिंग है। वो क्यों करता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों एक शेड्यूल कास्ट का लड़का या लड़की स्कूल के अंदर इस उम्मीद से जाते हैं कि मैं अपने परिवार की स्थिति को बदल दूंगा या बदल दूंगी, लेकिन 10 साल गुजारने के बाद एक शिक्षा व्यवस्था में खर्च करने के बाद उसको 75% लोगों को बाहर आ जाना पड़ता है? ये उनकी गलती है? मैं ये नहीं मानता हूँ। दे आर नॉट ड्रॉप आउट, दे आर पुश्ड आउट। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो घोर जातिवादी शिक्षा व्यवस्था है और वो इन बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। 10वीं या 12वीं तक आते आते उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। और वहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि हम इस ट्रांजिशन रेट को इम्प्रूव करें। और ट्रांजिशन रेट जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक
जो भी हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चाहे रिजर्वेशन की पॉलिसी की फ़ायदे की बात करें, या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण या नौकरी के आरक्षण की बात करें, या किसी भी तरीके की पॉलिसी लेवल की बदलाव की बात करें, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन में आएंगे ही नहीं बड़ी मात्रा में, तो बुद्धिजीवी वर्ग बनेगा नहीं, और जब बुद्धिजीवी वर्ग बनेगा नहीं तो उस समाज का आंदोलन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए इस समाज के आंदोलन को इस वर्ग की ज़रूरत है, और वो वर्ग नीचे से ऊपर तक बनाना पड़ेगा, और वो ऐतिहासिक आंदोलनों की पढ़ाई कराते हुए उन बच्चों को, उन युवाओं को उच्च शिक्षा में बड़ी मात्रा में लाना पड़ेगा। वो जो 10 या 12% है वो बढ़ करके 50% जिस दिन नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि आइस्का का सपना नहीं पूरा होगा, और आइस्का को वो सपना पालना चाहिए कि अगले आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में, एक दशक में, जब तक हायर एजुकेशन में 50% भागीदारी नहीं होगी, तब तक आइस्का का सपना पूरा नहीं होगा। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ इस चीज़ पर लेकर के। देखिए क्या होता है, मैं आपको शिक्षा में 2-3 और चीज़ें जो आइस्का जो रिजोल्यूशन पास हो या इसके ऊपर जो चर्चा हो और बातचीत हो उसमें जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी प्रोग्राम्स नहीं है और शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। समस्या ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ समझने के लिए, और वो हमें सबको समझना पड़ेगा। अगर भारत की शिक्षा की प्रतिशत मान लीजिए 75% है, 72 या 75% लिटरेट लोग हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट 65 या 66%, 10% या 12% की कमी है। नंबर में हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक और सच्चाई है जो आंकड़ा आप लोगों को जा करके एक बार सर्च करें, और हम इसके ऊपर हम लोग लगातार सोच रहे हैं कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के सभी सबकास्ट का एजुकेशन परसेंटेज चेक करें तो आश्चर्य होगा कि ऑन एन एवरेज पूरे भारत में 50% शेड्यूल कास्ट के अंदर सबकास्ट ऐसे हैं जिनकी शिक्षा की प्रतिशत 30% या उसके अराउंड में है। यानी कहाँ भारत 72% और कहाँ 30%। ये दूरी कितना टाइम लगेगा तय करने में, हाउ मच टाइम वी विल टेक टू ब्रिज दिस गैप, imagine. And this is where I think and I urge all of us that let's also recognize this, and शेड्यूल कास्ट में जो हमारा जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को एक सभी जातियों का समावेशन बनाते हुए एक मुहिम टॉप बॉटम टू टॉप की डिमांड की जाए कि जो 30% या जो बिल्कुल शिक्षा से बाहर हैं, वैसे लोगों को जब तक हम 70% तक शिक्षित नहीं कर लेते हैं, तब तक शेड्यूल कास्ट आइस्का का रेजोल्यूशन या सपना उस समय तक पूरा नहीं हो सकता है। तो हमें उस गैप को 10% नहीं मान के चलना है जो जनरली हमें दिखाया जाता है, हमें उस गैप को 50% मान के चलना है, क्योंकि आधा से अधिक जातियां हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर 30% ही शिक्षित हैं। तो उनका क्या करना है, ये एक रेजोल्यूशन था। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि बच्चे दूसरी जातियों के और बाकी समुदाय के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं। हमारे ही एरिया में नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, आप सब अच्छा चला लेते हैं। दिक्कत ये है कि सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे ज़्यादा जाते हैं और सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पूरी साजिश है। मैं कई एजुकेशन के कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और वहाँ बात करता हूँ, कई लोग आते हैं, डोमिनेंट कास्ट लोग कहते हैं हमारे टाइम पे स्कूल बहुत अच्छा हुआ करता था। हम पूछते हैं कब? जब हम नहीं जाते थे तब। सवाल वही है, जब हम स्कूल आने लगे 70-80 के दशक में, जब स्कूल नहीं जाते थे तो आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी, और जब हम स्कूल आने लगे तो आपने कहा कि व्यवस्था खराब हो गई है, और आपने बना लिया अपने लिए प्राइवेट स्कूल, आपने बना लिया नवोदय विद्यालय, आपने बना लिया सैनिक स्कूल, आपने बना लिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हम अभी भी सरकारी स्कूल की शिक्षा से भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम जितनी तेज़ी से दौड़ना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, जो जाति व्यवस्था है और जो डोमिनेंट कास्ट है वो उतनी ही डबल गति से अपने लिए नई व्यवस्था खड़ी करते हैं। तो लड़ाई बहुत बहुत कंसर्टेड है और हर लेवल पे होनी चाहिए। तो क्या हुआ, सरकारी स्कूलों के अलावा एक और सपना बाबा साहब ने देखा था, जिसको हम लोग कहीं भी बहुत जगह पे पूरा करते हुए नहीं देख पाते हैं और उस पर इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने देखा था कि उनको पता था कि हमारी बस्तियों में, हमारे गाँव में पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, बच्चों को आवासीय विद्यालय की ज़रूरत पड़ेगी।
रेजिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए, ये पॉलिसी है, हर स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा, ऐसा कोई समझ है कि उन रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थिति क्या है? मैं आपको अपने बिहार के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जितने भी 6 क्लास से 12 क्लास तक के जो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं या शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनकी स्थिति अमानवीय है। जानवरों की तरह बच्चों को रखते हैं और वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। क्या वो 6 से 12 तक के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वहाँ सुविधा नहीं जा सकती? क्या उसकी समझ नहीं बन सकती है? आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आंध्रा में कि वो वही सेम सिस्टम, और प्रवीण सर का एग्जाम्पल हम लोग स्वेरोज का देखते हैं, सेम सिस्टम चेंज हो सकता है। सेम सिस्टम शायद यहाँ पे भी काम कर रहा हो महाराष्ट्र में, सेम सिस्टम दूसरी जगह काम करता है। नॉर्थ इंडिया के सारे राज्यों में ये सिस्टम फेल्योर हो चुका है। क्यों? ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या हम ये देख सकते हैं, क्या ये आइस्का की तरफ से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल में 300-400 विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं शेड्यूल कास्ट के, अगर उन सब की संख्या देखी जाए तो वो लाखों में होगी नॉर्थ इंडिया के हर राज्यों में। उस पर हमको ध्यान देने की और उस पर बात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सिर्फ स्कूल जाने से नहीं होगा। बाबा साहब का ये भी सपना था और 1975 में इसको पॉलिसी में भी बदला गया कि सिर्फ स्कूल से नहीं होगा, कॉलेज जाएंगे, गांव से कॉलेज बहुत दूर है, शहर के पास है, तो वेलफेयर हॉस्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वेलफेयर हॉस्टल का निर्माण हुआ है भी। वेलफेयर हॉस्टल्स आप देख सकते हैं जाकर के क्या स्थिति है। क्या हम एक नेशनल स्टडी, रेफरेंडम, टॉक इसके ऊपर कर सकते हैं कि इंडिया में जितने वेलफेयर हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स की क्या स्थिति है आज के डेट में, अमानवीय स्थिति, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसके ऊपर? कोई बजट का प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं किया गया उसके ऊपर। और वो अभी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 40% राज्य खर्च करेंगे, 60% राज्य और 40% केंद्र देगी। न केंद्र देती है न राज्य खर्च करती है, और जैसे तैसे उसको काम चला दिया जाता है। सभी जगह वेलफेयर हॉस्टल्स हैं। क्या हम उसकी बात कर पाएंगे? क्योंकि वही हमारे आइस्का का फ्यूचर वहीं लाई करता है, वहीं पे है सारे फ्यूचर। और हालांकि मैं और भी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए प्रीमियर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जेएनयू में जैसे कि हम लोग जब थे तो माही हॉस्टल, मांडवी हॉस्टल वो उसी फंड से बना था। उसी तरह टिस में भी बनते हैं, हर जगह बनते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में बनते हैं। लेकिन चूंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सब लोग देखते हैं तो वहाँ चल जाता है। लेकिन आप सेकेंड टियर सिटीज़ में चले जाइए, वेलफेयर हॉस्टल की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो क्या हम उसकी बात कर सकते हैं? पूरे एक बिहार में सिर्फ लगभग 18,000 विद्यार्थी वेलफेयर हॉस्टल में रहते हैं, और जिनके पास कोई फंड आवंटन नहीं है, और एक एक कमरे में जहाँ 4 विद्यार्थी रहने चाहिए वहाँ 20 विद्यार्थी रहते हैं, चटाई लगा करके जैसे भी अपनी पढ़ाई करते हैं और इसी उम्मीद में रहते हैं कुछ होगा। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं। देखिए हमारे संवैधानिक मूल्यों में बाबा साहब ने इतने सपने देखे होंगे या इतनी प्रावधान सोचे होंगे कि एक और प्रावधान है प्राक प्रशिक्षण केंद्र का, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर। हर यूनिवर्सिटी को पूरे भारत में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर चलाना है, दैट इज़ स्पेशल कोचिंग फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जामिया चलाती है, जेएनयू चलाती है, सब चलाते हैं। आप जाके चेक करिए, सारी यूनिवर्सिटी से पूछना शुरू करिए, जस्ट पुट एन RTI, राहुल, हाउ मेनी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एंड यू विल रियलाइज दैट none, like many, very few. What is the purpose of that? Purpose is that अगर विद्यार्थी, अगर शेड्यूल कास्ट का बच्चा चाहते हैं कि हम SSC की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, MBA की तैयारी करें या IIT की तैयारी करें, या कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो स्पेशल कोचिंग होगी, स्पेशल प्रावधान होगा। 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे, आपको वहाँ पढ़ना है और वो सरकार वहन करेगी उसका। लेकिन ये खुलते नहीं है, और जहाँ खुलते हैं वहाँ बजट नहीं होता है। क्यों नहीं है हर यूनिवर्सिटी के पास? ये होना चाहिए, ये भी नहीं किया जाता है। तो हमें वो प्रावधान कैसे लिया जाए? और ये मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, जो मैं कहता हूँ 15 से 25 साल तक के हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हमको लगता है कि समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, और इसकी समझ विकसित करनी पड़ेगी समाज के अंदर भी, कि आने वाले समय में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात इस चीज़ से ख़त्म करूँगा, और आई वुड लाइक टू फिनिश विद दैट कि ये
ये लोग मेरे से कहते हैं कि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक्टिविस्ट आप कहें या सोशल एंटरप्रेन्योर कहें, पीपल थिंक दैट कि अगर आप सिविल सोसाइटी में काम करके भी आप क्या कर सकते हैं, आपसे क्या होगा। ये स्टेट का काम है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ का इसका उस पॉलिसी लेवल पे पुश करें, लेकिन मुझे लगता है कि एक काम जो हम कर सकते हैं और हम सबको करना चाहिए, और मुझे लगता है उसमें पूरा भरोसा है मुझे, कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी तक या किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के वंचित समुदाय के पास कुछ पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट पहुँच जाना चाहिए, वो आंदोलन चला जाना चाहिए। मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि जिस समय वो आंदोलन उस बस्ती या उस व्यक्ति या उस समुदाय तक पहुँच जाता है, उस बच्चे तक या उस यूथ तक पहुँच जाता है, वो रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं, आप सिर्फ माध्यम मात्र रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह आंदोलन बहुत डीप और बहुत दूर जाए, और यही इस आंदोलन की आइस्का की उपलब्धि भी होगी और हम सब की भी उपलब्धि होगी। आंदोलन जाएगा। अंत में बाबा साहब ने बोला ही है कि हमारा जो बैटल है वो कोई बैटल ऐसा नहीं है कि हमें धन चाहिए, हमें कुछ वो चाहिए। हमारा बैटल वही है कि ह्यूमन पर्सनालिटी को हम रिक्लेम कर सकें। वी आर ट्रीटेड एज इक्वल एज एनीबडी एल्स। हर चीज़ की हमारी समता का अधिकार हो, हर चीज़ में हमारी हिस्सेदारी हो, और वो हिस्सेदारी लेने का तरीका हमको आता हो, और वो तरीके से हम हिस्सेदारी लेने के लिए एक साथ समुदाय को एकत्रित करके लेने की क्षमता भी रखते हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सारे पैनलिस्ट और सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहली पीढ़ी का आंदोलन दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी में एंटर करेगा, और हम अपने बाबा साहब के सपनों का भारत बनते हुए खुद देखेंगे, और इसी जीवन काल में शायद इसको होते हुए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र कुमार सर। अभी मैं सुभाजित नास्कर सर को निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आएंगे और अपने वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे सामने रखेंगे। आज मैं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट जो शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन है उसको मैं एक सिर्फ न्यू मूवमेंट का मतलब जो पैरामीटर के तौर पे सिर्फ नहीं देखता हूँ, इसको देखता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो सेटिंग न्यू एजेंडा फॉर रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स। और इस देश में जिस तरह से सोशल इनजस्टिस हो रहा है, उस सोशल इनजस्टिस को टैकल करने के लिए राहुल भाव का जो आइडिया है और उनके पूरे टीम का जो आइडिया है, इट इज़ एक्चुअली सेटिंग अ न्यू पॉलिटिक्स फॉर सोशल जस्टिस, जो कि हर किसी के सामने जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, अपर कास्ट्स और ब्राह्मण हो, बनिया हो या अपर कास्ट सवर्णा लीड करते हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से और किस टाइप के मुद्दे जो है हमारे देश के डेमोक्रेसी का जो हेल्थ है, जो कि अभी पैंडमिक तो चला गया है लेकिन पैंडमिक की तरह फैला हुआ है, उसको एड्रेस किया जाता है। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का जो सपना है वो सिर्फ ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का अपना एजेंडा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सपना है। मैं मानता हूँ कि ये देश डेमोक्रेसी बन गया है और एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बन गया है, और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन की तरह जो एक रेजिस्टेंस न्यू सोशल जस्टिस एजेंडा सेट करने वाला पॉलिटिक्स या पॉलिसी जो है, वो आने वाले दिनों में एक सोशल डेमोक्रेसी का जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो भी आगे लेके जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है पूरी। क्योंकि राहुल भाव और एक बात मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे दलित्स हैं, उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस है चूज़ करने का, लेकिन राहुल भाव ने वो क्रिटिकल रास्ता चुना है जो बहुत सारे लोग नहीं चुनते हैं, जो कि कंफर्टेबल रास्ता नहीं है, जिस रास्ते में बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता जो था वही रास्ता डॉक्टर राहुल सोनपिम्ले जो है वो चुना है, एंड आई थिंक ही डिज़र्व्स more than a round of applause. He deserves solidarities, he deserves everything that
that we could do for him. तो इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में बोलने के लिए तो जितना एजुकेशन सेक्टर का जो हालात है तो वो बोलने के लिए लगभग पूरा साल भी बोलेंगे तो वो भी कम होगा, ऐसा हालात करके छोड़ा है। तो पहले तो उम्मीद दुनिया में एजुकेशन को लेके उम्मीद लोगों का रहता है कि एजुकेशन नया सपना दिखाएगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का सोच को मेन स्ट्रीम करेगा, फोरग्राउंड करेगा। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा हो गया है। इंडिया में इसको इनइक्वालिटी और लिबर्टी के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ और पूरा जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको जो है फोरग्राउंड करने में ये लोग बदल दिए हैं। और ये लोग कौन है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा, 10-15 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जैसे कि हमारे सीनियर पॉलिटिकल फिलोसोफर प्रोफेसर गोपाल गुरु कहते हैं कि जो एजुकेशन जो कैंपसेस होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, यहाँ पे आते हैं एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस के वजह यहाँ पे जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन में तब्दील किया जाता है। तो हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिर आपके सामने रोहित वेमुला का एग्ज़ाम्पल है, हमारे सामने मुथु कृष्णा का एग्ज़ाम्पल है, हमारे सामने पायल दड़वी का एग्ज़ाम्पल है। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल नहीं है और वो कैसे एग्ज़ाम्पल नहीं बन रहा है वो भी मैं 2-4 लाइन में बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि एकेडमिक जो कास्टिज़म है वो बहुत जो है सबटिल तरीक़ा से और काफ़ी फैंसी और स्मार्ट तरीक़े से किया जाता है। आपको नॉर्मल वो 10-15 ग्लास लगा के भी आपको समझ नहीं आएगा। इस तरह का जो है मेकनिज़म अपर कास्ट और प्रोफेसर्स हो, स्टूडेंट्स है, वो लोग डिवाइस किया है। और आप देखेंगे कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बाहर जैसे लागू होता है, अंदर भी लागू होता है कैंपस के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट का जो केस आप कैंपसेस के अंदर से नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखिए, ऐसे मानिए कि कहीं प्रोफेसर जो है वो आपको इंटरव्यू में आपका टाइटल देख के और आपका जो है स्टैंडिंग देख के वो समझ जाता है आपका कास्ट, क्योंकि द अपर कास्ट, ब्राह्मण, सवर्णस आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग द लोअर कास्ट। और जैसे सुदीप तोदा का जो वर्ड है पॉपुलराइज्ड लोअर्ड कास्ट का, तो वो फिर जो है 20 में आपको, जहाँ पे आप राइटिंग में आउट ऑफ 100 में 70-80% मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो चेकिंग एनोनिमस होता है। लेकिन आप जब उनके सामने खड़े होते हैं, वो जब पहचानते हैं कि ये लोअर कास्ट के कोई है, SC है या ST है, वो फिर आउट ऑफ 20 आपको 0 या 1 दे देंगे। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन नैप करना SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और वो लगभग करना काफ़ी मुश्किल है। और भी ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। कोई एक ब्राह्मण अपर कास्ट प्रोफेसर्स हमारे SC/ST स्टूडेंट्स अगर या शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स या दलित स्टूडेंट्स मिलने जाते हैं, वो बाहर खड़ा करके रखेंगे और फिर कुछ देर के बाद बोलेंगे कि कल आओ, परसों मिलो, फिर 15 दिन के बाद मिलो, नहीं मिलेंगे, टाइम ही नहीं देंगे। तो इस तरह का जो, ये भी एक बदतर तरीका का कास्टिज़म होता है, कास्ट सुप्रीमेसिज्म होता है कि इतने आसानी से कोई SC/ST स्टूडेंट्स हमारे चैम्बर में आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये भी SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, it has become very difficult for SC/ST atrocities act to nab that kind of subtle forms of caste discrimination जो हायर एजुकेशन कैंपसेस में होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखेंगे जो SC/ST स्टूडेंट्स है वो आज के दिन में इवन JNU जहाँ पे इतना पावरफुल डिस्कोर्स, अम्बेडकर डिस्कोर्स चल पड़ा है, वहाँ पे भी एक बदतर तरीका का कास्टिज़म जो है वो शुरू हो गया। जो लोग अदरवाइज बाहर आप लिखते हुए पाएंगे एंटी फैसिज्म के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ, वो ये नहीं मानेंगे कि कास्टिज्म इज़ द मोस्ट अगलीस्ट फॉर्म ऑफ फैसिज्म। ये मानने से इनको बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि जब ये मानने लगेंगे तब ब्राह्मणिकल प्रिविलेज और सुप्रीमेसिज्म, अपर कास्ट का जो पूरा तबका जो एजुकेशन सेक्टर, खास करके हायर एजुकेशन सेक्टर को जो कब्जा करके रखे हैं, वो फिर बाहर आ जाएगा। वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोग कास्ट सेंसस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक SC/ST स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंसेस का भी सेंसस होना चाहिए कैंपसेस में, और ये गवर्नमेंट कराएं। उससे पता चल जाएगा कि
इस देश के जो कैंपसेस हैं उस कैंपसेस का क्या हालात करके रखा है इन लोगों ने। आप पीएचडी स्कॉलर्स को पूछिए, एमफिल स्कॉलर्स को पूछिए जो शेड्यूल कास्ट के हैं, या मास्टर स्टूडेंट्स हो, और आपको ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्मेट्स वो बताएंगे कि कैसे कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो आपको बताएंगे और आप चौंक जाएंगे कि इस देश का सबसे बड़ा क्या मुद्दा बनना चाहिए था। लेकिन ये लोग एकेडमिक्स में जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो सवर्णा, ब्राह्मण, अपर कास्ट, वो कभी बनने नहीं दिया, क्योंकि जैसे मैं बताया कि वो जो है उनका जो कास्ट बायस है वो फिर कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे बातें हैं, दो चार मैं करूँगा पॉइंट वाइज, जो कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे कॉलीग्स भी है, फ्रेंड्स भी है जो पीएचडी कर भी रहे हैं और एस्पायरिंग स्कॉलर्स भी है, स्कॉलर्स हैं। और ये तो है कि हम लोग कभी स्कॉलर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर गोपाल गुरु ने कहा कि ब्राह्मण्स आर ओनली थियोरिटिकल पीपल एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो लोअर कास्ट हैं, एससी शेड्यूल कास्ट खास करके, वो का एपिस्टिमोलॉजिकल है। सो ब्राह्मण्स हैव ऑलवेज बीन, 3-4 आर्टिकल अगर इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल में प्रताप भानु मेहता लिख देता है तो वो इंटेलेक्चुअल बन जाता है, और उनको कोई नहीं कहेगा कि वो कितना बड़ा बढ़िया इंटेलेक्चुअल है। लेकिन कोई दलित अगर 3-4 आर्टिकल लिख देंगे तो उनको बोलेंगे दलित इंटेलेक्चुअल है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है, मतलब इस तरह का माइंडसेट है टू सेग्रीगेट यू फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, टू डिनाई यू योर राइटफुल प्लेस, जिसको कहते हैं। तो और इस तरह का पूरा मेकनिज़्म जो है इन लोगों ने डिवाइस करके रखा है। और मैं खुद एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ बंगाल में। आप जानते हैं कि बंगाल के बहुत सारे ब्राह्मण कास्ट, तो वैद्य जो सबसे डोमिनेटिंग कास्ट है, वो लोग कास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम वो लोग किया, लेकिन ब्राह्मणिज्म के ऊपर नहीं किया। ऑफ कोर्स वो नहीं दिखेगा। तो उसमें इनका जो है, और ये लोग काम करते हैं कास्ट के ऊपर, लेकिन जब आप उनके कॉलीग बनेंगे, आपको मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूँ कि द काइंड ऑफ सर्वेलियंस दे पुट ऑन यू, कि आप किससे मिल रहे हैं, आप किस तरह का बातें कर रहे हैं क्लासेस में, और आप किस तरह का आप क्लास में डिविएट होकर कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको सॉफ्ट तरीके से रिप्रीमेंट किया जाएगा कि आप जो है आपका पढ़ाई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है। ये होता है, मतलब आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे। तो इसलिए मैं कहा कि एक्सपीरियंस सेंसस होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंस सेंसस होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों का फिर इवैल्यूएशन होता है टीचर्स का, और ये इवन अफ्रीकन अमेरिकन जो स्कॉलर्स प्रोफेसर्स है उनका भी एक्सपीरियंस सेम है। और अब जब ये लोग हमारा इवैल्यूएशन करेंगे, जो अपर कास्ट स्टूडेंट्स है और सारे, ये आप चाहे कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन वो आपको आउट ऑफ 10 0 ही देंगे। तो ये जो कास्ट बायस है इवैल्यूएशन में, कि अपर कास्ट प्रोफेसर्स अगर बात भी नहीं कर सकते लेकिन वो इंटेलेक्चुअली पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर है, वो अगर चाहे आप द मोस्ट फिलोसॉफिकली आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो स्कॉलर नहीं है। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे स्टिग्मेटाइज। मतलब ये एक बहुत बड़ा तरीका है स्टीरियोटाइप करने का, कि दलित प्रोफेसर है या दलित स्टूडेंट है, दलित स्टूडेंट क्या इंग्लिश में बात करेगा, या दलित स्कॉलर्स इंग्लिश में क्या थीसिस लिखेगा, दलित प्रोफेसर इंग्लिश में जितना भी आप अंग्रेजी बोल लीजिए, लेकिन दलित प्रोफेसर का इंग्लिश नेवर मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ द अपर कास्ट ब्राह्मण्स सवर्णास मेरिट सो कॉल्ड। तो और इसके साथ साथ भी कनेक्टेड ये बात है कि बड़ा इस देश में चर्चा होता है मेरिट का, कि जो है रिजर्वेशन में ने आके मेरिट को ख़त्म कर दिया। जैसे सत्येंद्र भाई ने बता रहे थे कि जो है ड्रॉप आउट तो होता नहीं है, एक्चुअली ये ब्राह्मणिकल टर्म है, ये पुस्ट आउट है, और किस तरह से पुश आउट किया जाता है। लेकिन जो ये इस तरह से जो ये लोग पूरा प्रोसीजियर को चलाते हैं और जब इवैल्यूएशन करते हैं, और इस इवैल्यूएशन में अपर कास्ट प्रोफेसर्स तय कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आपको इन लोगों को सेट करना है और कहाँ इनका राइटफुल प्लेस दिखाना है, कि ये हो सकता है ये रिजर्वेशन से आने वाले स्कॉलर है, रिजर्वेशन से आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर, ये शुरू के दिन से ये टैग लगाया जाता है, और ये बहुत, और इस तरह से किया जाता है आपको समझ भी नहीं आएगा। और ये पूरा एससी एसटी के ऊपर एट्रोसिटीज ही है, लेकिन आप उस एक्ट के दायरे में आएगा नहीं।
तो मैं इसलिए एक मांग ये भी होना चाहिए, मैं राहुल भाव को बताऊं कि एकेडमिक कैंपसेस के लिए एक अलग से एट्रोसिटीज़ एक्ट होना चाहिए कि एकेडमिक एट्रोसिटीज़ इन एकेडेमिया ऑन द SC/ST स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, जो कि इस जो सबटिल तरीका का मेकनिज़म इन लोगों ने जो बनाया है हैरेसमेंट का, इंडिग्निटीज़ का, ये जो है इसको नैप कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत सबटिल है। और बंगाल प्रैक्टिसेस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दैट, क्या कहते हैं, सबटिलनेस, अगर मैं कहूँ तो ये चलता है। और आप देखेंगे कि कहीं हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे जो रिजर्वेशन के वजह से प्रोफेसर्स और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले होते हैं, जो एकेडमिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, जिसको हम वाइस चांसलर कहते हैं, रजिस्ट्रार कहते हैं, डीन्स कहते हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन ये आप देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, तो नॉट ओनली एकेडमिक जो कम्युनिटी है कैंपसेस के अंदर, वो हैरेसमेंट या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी करते हैं। आप IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में दर्शन सोलंकी का केस देखिए। IIT दिल्ली का जो IIT मुंबई का डायरेक्टर और पूरा जो सेटअप है, वो पहले इनकार कर दिया कि हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि IIT दिल्ली का डायरेक्टर या IIT मुंबई का डायरेक्टर जो है, इन लोगों का एक पैनल बना था, वो IIT दिल्ली का डायरेक्टर था रामा राव समथिंग। इनको बताया गया था कि एक गवर्नमेंट की तरफ से पैनल बनाया गया था कि रिजर्वेशन किस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके लिए आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है इन ब्राह्मणों ने और अपर कास्टों ने और सवर्णा प्रोफेसर्स ने IIT के, इन लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि डी रिजर्व कर दीजिए फैकल्टी पोस्ट्स को, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरिट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि मेरिट इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि IIT से पढ़ के कुछ लोग सिस्को में भी जाते हैं, तो सिस्को में वहाँ पे अलग से उसको हटाना पड़ रहा है। तो सिस्को में सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों ना जाके नौकरी करेंगे, जो सिस्को वाला केस हुआ है, आपको अब लोगों को पता है कि सिस्को में कैसे जो IIT मद्रास के 2 ब्राह्मण जो थे इंजीनियर थे, वो जो दलित इंजीनियर को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़े ही ना इस तरह से। तो सर्वेलियंस का बात तो बताया, लेकिन इस जगह पे हम लोगों को कहीं ना कहीं एक मेकनिज़म डिवाइस करना चाहिए कि जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, प्रो वाइस चांसलर होते हैं, यहाँ पे भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसे कि जुडिशियरी में हम लोग डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आप वाइस चांसलर पूरे देश में सेंसस कीजिए, वाइस चांसलर्स सेंसस या रजिस्टर्स सेंसस, वहाँ पे आप अपर कास्ट पाएंगे, SC आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप देखिए कितना 2-fold या मल्टी-fold डिस्क्रिमिनेशन हमारे स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स के साथ होता है, जो शेड्यूल कास्ट या इनफैक्ट शेड्यूल ट्राइब, कि वो एकेडमिक प्रोफेसर के पास जाएंगे, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में VC के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, प्रो वाइस चांसलर के पास जाएंगे, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एकेडमिक्स में भी ब्राह्मण है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने वाले ब्राह्मण या अपर कास्ट है। तो दोनों तो एग्री करते हैं कि कास्टिज्म ऐसा होना चाहिए, तो वो जस्टिस कैसे देंगे? तो इस एरिया जो ग्रे एरिया है, जिसके ऊपर कोई नहीं बात करता है, यहाँ पे रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर नीचे एकेडमिक एरियाज़ में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने वाले कोई हो, जो कि रिजर्वेशन के थ्रू हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमको याद है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जब बना, तो वहाँ पे पहला फाउंडिंग वाइस चांसलर थे एक प्रोफेसर काले, हमारे JNU के प्रोफेसर थे। तो उनके टाइम में वो बताते हैं उनके एक प्रोग्राम में कि कितना मतलब ढेर सारा केस उनके पास डेली आता था, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि अम्बेडकराइट हैं और अपना वाइस चांसलर दलित है, तो उनको लगा कहीं ना कहीं वहाँ पे जस्टिस मिलेगा। डीन के पास जाके ना भी मिले, प्रो वाइस चांसलर के पास जाके ना भी मिले, लेकिन VC कहीं ना कहीं हमको जस्टिस देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो अपना बिलोंगिंगनेस देख रहे हैं। क्योंकि वो तो ये बिलोंगिंगनेस
रिजर्वेशन के वजह से आया है, और इस जो ग्रे एरियाज़ है वहाँ पे रिजर्वेशन ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोफेसर्स जो है, जो शेड्यूल कास्ट के या पीएचडी स्कॉलर्स हो, इनको जो है कहीं ना कहीं अगर कमेटी बनाने का बात आता है या कहीं कुछ जैसे जो हाई रैंकिंग कमिटीज़ होता है, रिसर्च कमेटी, एकेडमिक कमिटीज़, यहाँ पे इनको नहीं रखा जाता है। इनको रखा जाएगा SC/ST जो सेल है वहाँ पे मेंबर बना के रखा जाएगा, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप और स्टिग्माटाइज और सेग्रीगेट कर रहे हैं इस तरह से। तो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो कैंपसेस में मतलब सरेआम बोलिए या खुलेआम बोलिए वो प्रैक्टिस होता जा रहा है इस तरह से। और फिर उसके इतना ही हमारे सामने है, उसके साथ साथ फिर EWS लागू हो गया, तो और भी बहुत सारे कास्टिस्ट आने लगे जो अपर कास्ट के हैं। आप सोच लीजिए यहाँ पे 5,000 6,000 का अर्निंग करना मुश्किल हो रहा है SC/STs को, और यहाँ पे कहाँ 60,000 सालाना जो मंथली इनकम है 80,000, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहने लगे। थैंक्स टू BJP एंड मोदी जी, अमित शाह जी और जो भी जी है, और राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जाके इसको चैलेंज भी नहीं किया। बात तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं आजकल OBC, क्योंकि 2024 है, लेकिन ओनली थैंक्स एंड नो थैंक्स टू स्टालिन, तमिलनाडु CM, उन्होंने सिर्फ शायद कुछ जो है एक व्हिस्परिंग किया था इसके ऊपर, और मतलब वो करेक्ट करेंगे, सुदीप्त भाई कुछ बोल रहे हैं तो लेकिन बात यह है कि जो अनटचेबिलिटी तमिलनाडु में प्रैक्टिस हो रहा है उसको लेके जो है स्टालिन साहब जो है उनका बहुत सारा जो है वो नहीं है, मतलब उसके ऊपर उनका कुछ वो नहीं है जे। तो ये जो कैंपस के अंदर कास्ट का जो इंसिविलिटीज़ है, हमारे IIT मुंबई के प्रोफेसर है, प्रोफेसर सूर्यकांत वाघमोरे, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो एक किताब ही लिखा है, सिविलिटी अगेंस्ट कास्ट, इंसिविलिटीज़ कैसे कैसे होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, और ये इंसिविलिटीज़ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और इतना पोलाइटली। बंगाल में तो उसको मैं भद्रलोक पोलाइटनेस कहता हूँ, और यहाँ पे भी जो है एंटी फैसिस्ट पोलाइट जो है बहुत सारे लोग आप पाएंगे, जो कि बहुत फैसिज्म के खिलाफ है, लेकिन पोलाइट भी है कास्टिज्म प्रैक्टिस करने में। तो ऐसे बहुत सारे अपर कास्ट ब्राह्मण्स प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे कि वो एंटी फैसिस्ट बहुत जोर शोर से है, वेयर में उनका आर्टिकल भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उनको पूछेंगे कि कितना शेड्यूल कास्ट PhD स्कॉलर आपके अंडर से निकला है, तो आप 0 या 1 से ज़्यादा नहीं पाएंगे। और वो 1 अगर निकला भी है, उनको जाके पूछिए कि उसको कितना रोना पड़ा इस सबमिशन के दौरान और सबमिशन का पूरा प्रोसेस में, ठीक है। तो ये पूरा हकीकत है मतलब कास्टिज्म का, क्योंकि और थैंक्स टू बाबा साहेब हम लोग कैंपस में जा सके, क्योंकि पहले जैसे सतेंद्र जी बता रहे थे कि उस टाइम तो हम लोग जब नहीं जाते थे उनके लिए सबसे अच्छा दुनिया था, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी आए, अनटचेबल लोग आएँ। तो और 2 चीज़ मैं कहूँगा कि इसके साथ जो है बाबा साहेब का एक स्पीच मुझे याद है जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज में दिया है, और वो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज़ है, और ये 1952 का स्पीच है, तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ जो है क्लरिकल स्टाफ बना रहे हैं, और कोई जो क्रिटिकल नॉलेज या क्रिटिकल सिटीज़न जो जिसको कहते हैं, या क्रिटिकल पेडागोजी, वो नहीं जो है दे पा रहे हैं। और वो क्रिटिकल पेडागोजी इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कास्टिज्म हावी है। कास्टिज्म उसको जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में ग्रास कर लिया या खा लिया, जो भी है, उसको इतना जो है दबा के रख दिया। तो ना आप क्रिटिकल पेडागोजी आ रहा है ना कास्टिज्म का। तो और आप देखिए कि कास्टिज्म इंडियन वर्ल्ड में इतना बड़ा डिस्कोर्स बन गया है, जस्ट टू मच। और लेकिन हमारे यहाँ पे और यूनिवर्सिटी यूरोप के कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, US में कास्टिज्म के ऊपर मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपके सिलेबस में कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा मिलेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर अगर लिखा है तो उसके नीचे 15 और सवर्णा बनिया अपर कास्ट जो है, गांधी, MN रॉय, अरबिंदो, और फिर सावरकर, गोलवलकर, और जो भी आप नाम आपको याद आ रहे हैं वो लिख लीजिए, वो सारे ही आप जो है सिलेबस में पाएंगे। तो इस तरह से जो सिलेबस फ्रेमिंग जो स्ट्रक्चर है वो भी कास्टिज्म,
वो एक कास्टिस्ट तरीका से जो है सिलेबस बनाया जाता, ताकि आप जो है कास्टिज्म एड्रेस ना हो लेकिन प्रैक्टिस हो कैंपसेस के अंदर। और तो इसी तरह से जो है बाहर हम लोग जिसको वायलेंस कह रहे हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस, यहाँ पे इसको मैं एकेडमिक वायलेंस कहता हूँ, जो ब्राह्मणिकल वायलेंस। और ये वायलेंस एक्चुअली नॉर्मल आइज में दिखाई नहीं देगा, इतना सब्टल तरीका से, इतना फैंसी तरीका से जैसे मैंने बताया वो करते हैं। तो और हम लोगों को पूरा जो है आप रिसर्च करने या इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस करने के लिए जो प्रोफेसर जाते हैं या स्टूडेंट्स जाते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, उनको पूरा ज़िंदगी जो है 30-40 साल का, अगर 20 साल का, 15 साल का पूरा टेनियर में उनका पूरा वक्त चला जाता है कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने में, कि किस तरह से, और ट्रॉमा और ह्यूमिलिएशन के थ्रू से गुजरने में। तो उससे आप जो है, और फिर आप कह रहे हैं कि मेरिट चाहिए हमको, तो ये जो ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ मेरिट जो है, इसको कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को वो एड्रेस करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको लगता है, और मैं राहुल भाऊ स्टेज पे हैं, उनको मैं कहूँगा कि सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के सिलेबस में जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट डिस्कोर्स को, इसको भी लाया जाए, ऐसा मांग हम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट डिस्कोर्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियर अटैक होगा कास्टिज्म और ब्राह्मणिज्म के ऊपर। और इसी तरह बहुत सारे मुद्दा है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो कैंपसेस में हर डेली जो एवरीडे एट्रोसिटीज़ होता है, जो एट्रोसिटीज़ नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस में हो, प्रोफेसर्स हो, इवन हमारा 2-4 अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस गए तो वहाँ पे जिस तरह से कास्टिज्म हो रहा है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों का एक वर्क फोर्स बनना चाहिए आइस्का का प्लेटफॉर्म से, कि कहीं अगर ये होगा, चाहे JNU में हो, HCU में हो या जादवपुर में हो, ऐसा वर्क फोर्स बने कि वो अगर जा भी ना सके, एटलीस्ट एक लेटर तो भेज सकते हैं VC को या गाइड को, कि कोई अगर सुपरवाइजर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कि रिप्रीमेंट करने के लिए कि हम लोग हैं, हम देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कास्टिज्म कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो कैंपस में, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि राहुल भाव ने जो शुरू किया है, ये एक्चुअली, क्योंकि दिस इज़ अ सैड रियलिटी कि जो पॉलिटिकल जो डिस्कशन जो शुरू होने वाला है बहुत ज़ोर शोर से 2024 से पहले, वहाँ पे एडुकेशन में जो इनइक्वालिटीज़ है एडुकेशन सेक्टर में और एडुकेशन कैंपसेस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और 72 तरीका के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और आप हर कोई स्टूडेंट या प्रोफेसर को पूछ लीजिए जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और कैंपस में है, कहीं ना कहीं वो 1 या 2 नहीं, 10 से 15 फॉर्म ऑफ कास्टिज्म वो झेल रहे हैं या झेल चुके हैं। और आप बाकी जो है वो केस लगा के और बाकी सब वो तो है ही है, वो मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। और पब्लिक यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं एक जो है एक नया जो है मार्केट में आया है कि कहीं ना कहीं एक कैओटिक, बहुत डिस्टर्ब प्लेस दिखाया जाता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पे बहुत वो लोग जो है स्लोगनबाजी होता है और यहाँ पे ये होता है। एक्चुअली इस तरह का कैओटिक प्लेस वही लोग बनाया है जो लेफ्ट, अपर कास्ट, सवर्णस और वो प्रोफेसर्स, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोले कि कैंपस में, क्योंकि कैंपस का जो स्ट्रगल होता है और कैंपस भी एक पॉलिटिकल स्पेस है और कैंपस में पॉलिटिकल स्ट्रगल ही करते रहें। लेकिन जब अम्बेडकराइट्स गए हैं, जैसे राहुल भाव हैं, हम लोग भी कोशिश किए, ये जो सोशल स्ट्रगल है वो सोशल स्ट्रगल कभी नहीं लड़ा गया है कैंपस में। कैंपस में भी पॉलिटिकल स्ट्रगल लड़ा गया है, जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाया तो ऐसे पॉलिटिकल कैंपस ऐसा बना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कैंपस का जो सोशल कैंपस का एक आइडिया बने कि कैंपस में सोशल इश्यूज के ऊपर जो है बात हो और जो माइक्रो और मैक्रो एग्रेशंस हम लोगों को एवरीडे झेलना पड़ता है उसको भी एड्रेस किया जाए। और मुझे आशा है कि आइस्का की तरफ से हम लोग उसको उठाएंगे और मेरा सपोर्ट हमेशा राहुल भाव के लिए, मेरा लव, केयर, एवरीथिंग, सॉलिडरिटीज़, पूरा दिल और पूरा जैसे भी चाहेंगे, जिस तरह से हम लोगों का मदद चाहेंगे, हम राहुल भाव के लिए हाजिर है और हमेशा। और ये लड़ाई हम सबका है और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, और जैसे सत्येंद्र जी ने कहा कि बाबा साहेब का सपना का फुल रियलाइजेशन का एक मिशन है, तो ये हम लोग करेंगे।
थैंक यू। जय भीम, जय जय संविधान। हमारा रेजोल्यूशन है जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमने बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये रेजोल्यूशन पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो जो दिन भर की चर्चा हमारी रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में हुई है, तो हमारे संगठन का ये मानना है कि रिजर्वेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट के लिए अनिवार्य है। तो उसकी कुछ डिमांड्स है जो हम चाहते हैं कि पूरी हो, और उसके लिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन जो है एक कैंपेन और आंदोलन करने के लिए आगे तत्पर रहेगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि पूरी दिन भर की चर्चा के बाद में क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए? जिनको लगता है ऊपर हाथ कीजिए। तो मैं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष ये मानता हूँ कि हमारी पहली कॉन्फ्रेंस जो 7 अक्टूबर 2023 को नागलोका में संपन्न हुई है, यहाँ पे हमारे संगठन की तरफ से इस सभा में आए हुए सभी मेंबर्स ने इस बात के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपनी सहमति दर्ज करवाई है कि शेड्यूल कास्ट समाज का प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण यह सुनिश्चित होना चाहिए। तालियों के साथ हम इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं। और साथ ही साथ अपने संगठन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से हमारी एक नई लड़ाई और नई शुरुआत हुई है। इस संगठन में भविष्य में जुड़ने वाले लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके बाद में हमारी सेंट्रल कमेटी का गठन किया जाएगा, हमारे स्टेट कमेटीज़ का गठन किया जाएगा, साथ ही साथ संगठन की जो बाकी कमेटीज़ है उसका भी गठन किया जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो अलग अलग स्टेट से हम लोग आए हुए हैं, चाहे पंजाब से हो, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, कोई बंगाल से हमारे साथी आए हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि इस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद में जब आप जाएंगे यहाँ से आप अपने स्टेट में, तो हम सभी को दोबारा कोऑर्डिनेट करेंगे और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप स्टेट लेवल की कमेटीज़ आप अपने स्टेट में बनाए जाए। महाराष्ट्र के खास करके लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहला कमेटी स्टेट लेवल का ये महाराष्ट्र के लोग बनाएंगे। तो जो भी महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से लोग आए हुए वो स्टेट कमेटी नागलोक में ही बनाएंगे जाने के पहले। तो ये हमने सोचा है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो भी महाराष्ट्र के लोग अलग अलग कोने से आए हुए हैं वो डिनर के बाद में एक बार हम मिलेंगे और चर्चा करेंगे। और सबसे एक राउंड पहली चर्चा हो चुकी है, तो उस चर्चा के माध्यम से हम महाराष्ट्र का हमारे संगठन का कमेटी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो हम लोग हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विद दैट वी कंक्लूड आवर फर्स्ट आइस्का नेशनल कॉन्फ्रेंस। फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू कॉल आवर आइस्का's वाइस प्रेसिडेंट विशाल सारपे सर। हमारे लास्ट आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में आप सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ख़ास करके जो हमारे चीफ गेस्ट जो हमारी राधिका अम्मा, राजा भाई जो आंध्र प्रदेश से यहाँ पे आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो स्पीकर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में अपने एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उन्होंने खास करके जैसे अनिल वागदे सर, सुशीला ताकबोरे, सुमित मस्कर, गुरिंदर भाई आज़ाद, भंवर मेघवंशी, सत्येंद्र कुमार, शुभजीत मस्कर, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये जुड़ाव हमारा ये आगे तक बरकरार रहेगा और जब भी हम इस तरीके के, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारी अभी शुरुआत है। इस तरीके के कॉन्फ्रेंस या हर रेजोल्यूशंस पर हम इस तरीके के कॉन्फ्रेंस बहुत रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो आप सभी को मैं अभी से अनुरोध करता हूँ कि
समय समय पर हम बहुत सारे कंसल्टेशन होंगे कॉन्फ्रेंस के बारे में या छोटे मीटिंग्स के बारे में, अलग अलग स्टेट में होंगे, वो चाहे फिर कॉर्नर मीटिंग्स के जैसे भी मीटिंग हो सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि हम जब इस भारत भ्रमण पर निकलेंगे तो आप सभी का सहयोग, आप सभी का उसमें पार्टिसिपेशन हम अभी से सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। तो मैं हमारे सभी स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।